यानी तीनों के मेन एग्जाम में अब सेम कंटेंट है, कुछ भी अंतर नहीं। वर्ल्ड हिस्ट्री जो कि तो है, संयोग से वर्ल्ड हिस्ट्री में जो लिखा हुआ है वो ये है, मेजर इंसिडेंट आफ्टर 18th सेंचुरी। सारी बड़ी घटनाएं 18वीं शताब्दी के बाद क्या हुई दुनिया के अंदर। हम इससे पहले 2 बात पढ़ चुके हैं। जो भी 18th सेंचुरी या उससे पहले या इसके आसपास हुआ है वो सब रेनेसा और रिलीजियस रिफॉर्म के बाद हुआ है। यानी उनके बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं क्या मिलेगा, एक तो रिफॉर्मेशन अर्थात धर्म सुधार और रेनेसा मूवमेंट, ये 2 कोर सेक्शन हैं। अब इन्हीं का जिक्र बार बार आएगा कि यूरोप में कैसे हुआ रेनेसा मूवमेंट, पुनर्जागरण, और कैसे स्टार्ट हुए धर्म सुधार। धर्म कौन से थे, उनमें क्या मतभेद थे, और क्या चला रिफॉर्मेशन धर्म सुधार आंदोलन, और क्या चला उसके प्रति उत्तर में, उससे काउंटर में काउंटर रिफॉर्मेशन कि कैथोलिक वालों ने भी अपने आप को चेंज किया। पहले कौन आए कैथोलिक से अलग हो गए, प्रोटेस्टेंट। उन्हीं की बातें आगे बढ़ेंगी। और यूरोप की हिस्ट्री में हमें एकदम से अब 4 बातें पढ़नी है। इसकी पहली बात है ये इंग्लैंड की गोलोपूर्ण क्रांति। इसके बाद पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंग्लैंड वाली कहानी खत्म। इसके बाद पढ़ेंगे हम क्या, यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी। रोमन साम्राज्य टूटने के बाद किस प्रकार से इटली एक हुआ और किस प्रकार जर्मनी एक हुआ, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी में भी क्या आ गया था, एक साम्राज्य का बड़ा हिस्सा जिसका नाम था एस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर। ऑस्ट्रिया का एक एम्पायर था, वो टूटा और वहाँ अलग अलग प्रांत बने, जिनमें एक प्रांत का नाम था प्रसा, और बाद में वो देश में तब्दील हो गया, जिसमें बदलने वाला कौन था, प्रसा गवर्नर, जिसका नाम था बिस्मार्क। और उस बिस्मार्क ने कैसे एक महान देश बनाया जो बाद में यूरोप की एक बड़ी शक्ति बना, और आज एक डेवलप कंट्री है कौन, जर्मनी। ठीक, उसी में पहली कड़ी है क्या, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति। गौरवपूर्ण कहते हैं, इसमें 4 बातें पढ़नी है हमें। ये क्रांति कब हुई, इसे गौरवपूर्ण क्रांति क्यों कहते हैं, इसके कारण क्या हैं, और इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, यूरोप पे क्या हुआ और पूरे विश्व पे क्या हुआ। मुश्किल से 45 मिनट में, बस फालतू टाइम नहीं देना। इतने में ही आपके मतलब कि ये पूरी PDF सब आपको मिल जाएगी। सुन लो पहले कहानी, उसके बाद पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं। कहानी ये है कि ब्रिटेन में राज चल रहा था स्टुअर्ट किंग्स का, स्टुअर्ट राजाओं का, और वही स्कॉटलैंड के, वेल्स के, आयरलैंड के, इंग्लैंड के राजा हुआ करते थे। उन्हीं में एक राजा हुआ है चार्ल्स द्वितीय। कौन, चार्ल्स द्वितीय। चार्ल्स द्वितीय के तो कोई वैध पुत्र नहीं था, इलीगल तो बहुत सारे थे लेकिन लीगल कोई नहीं था। तो बाद में उसका कौन, जेम्स, एक छोटा भाई, उसे क्या बना दिया, राजा। जेम्स द्वितीय बना दिया गया राजा। और जेम्स भी क्या मानता था अपने आप को, सर्वे सर्वा। तो 1685 में जेम्स द सेकंड बन जाता है राजा। और राजा बनने के बाद वो चाहता है ऑटोक्रेसी चले, ऑटोक्रेसी, जो मैं चाहूँ वो हो जाए, निरंकुशता, मेरे ऊपर कोई कंट्रोल ना हो किसी पार्लियामेंट का और किसी संसद का या किसी भी अन्य का, तो मैं अपना काम करूं। क्योंकि वो कैथोलिक धर्म को मानता है, और हम इससे पहले पढ़ के आए हैं कि कैथोलिकों के तो अंगेस्ट में ही 14वीं शताब्दी से लेके और 16वीं तक एक बड़ा मूवमेंट चला जिसका नाम क्या पड़ा, रेनेसां मूवमेंट। तो पूरे यूरोप में ही वैज्ञानिकों की हत्या हो रही थी और दुनिया भर के आदमी क्या हो रहे, धर्म से पीड़ित। तो उससे बचने के लिए ही दुनिया भर के लोग कहाँ गए थे, यूरोप से भागकर इंग्लैंड में। और इंग्लैंड ने न केवल शरण दी बल्कि उन्हें आगे बढ़ने के लिए एजुकेशन हो एटसेट्रा सारे अधिकार हो सब दिए। तो जो प्रोटेस्टेंट हैं इनकी बड़ी संख्या थी सैकड़ों वर्षों से, कहाँ पर, इंग्लैंड में। और वहाँ की सेना में, वहाँ की एजुकेशन में और वहाँ की पार्लियामेंट में इनका बड़ा मेजर रोल था। तो जनता बड़ी मात्रा में प्रोटेस्टेंट थी और यूरोप से सैकड़ों वर्षों में ऐसे लाखों लोग कहाँ आए थे, ब्रिटेन। और जो राजा है वो कौन है, कैथोलिक। वो घृणा करता है ऐसे आदमियों से, इन पे विश्वास नहीं करता। वो चाहता है हर बड़े पद पे, सेना में हो, चाहे राजमहल में हो, चाहे संसद में हो, सिर्फ कौन होने चाहिए, कैथोलिक होने चाहिए। अब राजा की कौन है, राजा के एक शादी हुई है और उसकी एक पुत्री है कौन, बड़ी, मैरी। और मैरी का विवाह किससे हुआ है, हॉलैंड के राजा द ऑरेंज, किंग ऑरेंज क्या,
या किंग विलियम, जिसे बोलते हैं प्रिंस ऑफ ऑरेंज। हॉलैंड के राजा, उनका रंग ही ऑरेंज है, तो तभी बोलते थे किंग ऑफ ऑरेंज। कौन? विलियम से। विलियम और मैरी का विवाह हो गया। बाद में उसकी एक दूसरी रानी थी, उससे एक बेटा पैदा हो गया। अब ऐसा लगा कि कैथोलिक धर्म गुरु जो उत्तराधिकार अब तक किसे मिलने वाला था, मैरी को, वो कैसे सौंप देंगे? इसके बेटे को। और भविष्य में ये तो रानी नहीं बनने की। मैरी और उसकी माँ दोनों क्या थी? प्रोटेस्टेंट। मैरी और उसकी माँ क्या थी? प्रोटेस्टेंट। और जो नया बच्चा पैदा हुआ है, इसकी माँ कौन है? ऑर्थोडॉक्स चर्च की, यानी कट्टर ईसाई, कैथोलिक धर्म को मानने वाली। और भविष्य में बेटा भी क्या बनता? कैथोलिक को मानने वाला। अब इस देश को दबाने के लिए इंग्लैंड को यहाँ का राजा जेम्स द सेकंड क्या कर रहा है? फ्रांस की हेल्प ले रहा है। कौन? लुई 14। लुई 14 से क्रांति के समय फ्रांस की लुई 16 के। लुई 14 भी यही काम कर रहा है फ्रांस में। वो भी दमन कर रहा है किसका? प्रोटेस्टेंटों का। वो भी क्या कर रहा है? चर्च को अपने साथ लेके। सारा इंग्लैंड घृणा करता है किससे? कैथोलिकों से। और ये किसे बुला रहा है? मेहमान बना के पोप को इंग्लैंड में। तो जनता में इसके विरुद्ध एक क्रांति शुरू हुई, ठीक। और ये क्रांति चूंकि इसमें रक्तपात नहीं हुआ और सत्ता किसके हाथ में चली गई? संसद के हाथ में चली गई। तो क्या नाम दिया गया? बिना रक्तपात की ब्लडलेस रेवोल्यूशन, रक्तहीन क्रांति। और जनता को वो सारे अधिकार मिल गए। पार्लियामेंट के लोग कहाँ पहुँच गए? हॉलैंड ही, रानी के पास और विलियम के पास, कि आपको बनाने वाले हम नाम मात्र का राजा। सारी पावर संसद के पास होगी, A to Z, चाहे डिफेंस की हो, चाहे सेना की हो, चाहे विदेश की हो, चाहे गृह मंत्रालय की हो। अगर आप ऐसा नाम मात्र का राजा बनना चाहते हो तो आप आ जाओ, हमारी सारी सेना, सारी पार्लियामेंट आपके साथ है। वो कहते हैं कुछ नहीं बिगड़ रहा, बढ़िया बात है, चलते हैं, राजमहल तो मिलेगा ही, ठीक क्या। और काम करने का टेंशन खत्म, काम सारा ये करेंगे, सत्ता हमारे नाम पर चलेगी। तो वो दोनों स्वीकार कर लेते हैं और एक फोर्स को लेके 13,000 की कहाँ जाते हैं? ब्रिटेन में। और ब्रिस्बेन के अंदर दोनों की फोर्स तैयार खड़ी लड़ने के लिए। एक के पास है 30,000 की फोर्स और एक के पास 13,000 की फोर्स। लेकिन जो इंग्लैंड की फोर्स है उसमें तो कैथोलिक 10% से भी कम है। उसमें तो कौन है? प्रोटेस्टेंट। वो सब साथ देते हैं किसका? किसका? विलियम का। और अंतिम में उस मैदान में बचते हैं 4,000 आदमी। राजा को लगता है अब तो मरना तय है, चलने में फ़ायदा है यहाँ से। और वो अपना देश छोड़ के कहाँ भाग जाता है? फ्रांस। और फिर सत्ता किसे मिलती है? किसे? विलियम एंड मैरी को। ये क्या है? छोटी सी एक कहानी कि एक था राजा, एक थे रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। तो एक राजा था, बड़ा उथल पुथल हुआ है और चला गया। दुर्भाग्य ऐसा रहा, विलियम और मैरी को भी कोई संतान नहीं हुई। रानी मैरी किससे मर गई? चेचक से, ठीक क्या, स्मॉल पॉक्स से। और राजा किससे मर गया? घोड़े से गिर के, ठीक। तो इसी क्रांति की बात है, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति। यानी कुछ भी पढ़ के कहानी अगर आपके दिमाग में है तो बस आसान है, कल को आप लिख भी देंगे, क्वेश्चन आएगा। इंग्लैंड की क्रांति को गौरवपूर्ण क्रांति क्यों कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। क्लेरिफाई वाई द इंग्लिश रेवोल्यूशन नोन एज द ग्लोरियस रेवोल्यूशन, पहला हाफ क्वेश्चन का। सेकंड, एंड एक्सप्लेन द कॉजेज बिहाइंड दिस रेवोल्यूशन, और इस क्रांति के पीछे के कारणों की समीक्षा कीजिए। एक क्वेश्चन है सिंपल सा। दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा जब बात पूरी पढ़ लोगे आप, कि इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति का यूरोप और विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा, समीक्षा कीजिए और उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। यानी अब बातें आपके दिमाग में कहानी आ जाए और क्वेश्चन आ जाए तो आपने टॉपिक पूरा कर दिया, कुछ नहीं इसके अंदर है। तो ग्लोरियस रेवोल्यूशन ये एक चित्र है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। जब तट पे ऊपर कौन आता है? विलियम, अपनी सेना के साथ हॉलैंड से। उसके दिमाग में एक और बात घूम रही है कि हॉलैंड का फ्रांस से लड़ाई चल रही है, अगर ब्रिटेन वाले मुझे राजा बना देते हैं तो ब्रिटेन की फोर्स भी मेरा साथ देगी और मैं यहाँ का तो राजा बनूंगा, मैं हॉलैंड को क्या कर दूंगा अपने लिए स्ट्रॉन्ग, फ्रांस के विरुद्ध, ठीक। तो ग्लोरियस रेवोल्यूशन, गौरवपूर्ण क्रांति किसकी? ब्रिटेन की। अब क्रांति कब आरंभ हुई? क्रांति गौरवपूर्ण क्यों कहलाती है? क्योंकि इसमें कोई रक्तपात नहीं हुआ, जनता को हमेशा के लिए अधिकार मिल गए द बिल ऑफ राइट के माध्यम से।
जो पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है वो इस्टेब्लिश हो गई और राजा क्या बना के रह गया? प्रतीकात्मक। राजा का एक अधिकार था क्या? कि हमारे पास ही दैवीय शक्ति है, जनता के राज करने के लिए भगवान ने हमें चुना है। जो सिद्धांत किसका था? गॉड्स किंगमैनशिप, यानी दैवीय सिद्धांत, वो खत्म हो गया। अब वंशानुगत तो ये पद हो गया, हेरिडेटरी तो आपके लोग ही बनेंगे, लेकिन अब आपके पास पावर कुछ नहीं होने की। तभी क्या बोलते हैं? गौरवपूर्ण क्रांति। जनता ने अपने अधिकार प्राप्त किए और संसदीय सर्वोच्चता प्राप्त की। इसके क्या कारण थे और इसका क्या प्रभाव हुआ? ठीक, तो ये दो बातें तो, चूंकि ये क्रांति कब हुई? 1688 में। ठीक, कब से आरंभ हुई? ये क्रांति आरंभ होती है 1685 से, एक क्रमिक रूप से आराम से, लेकिन जब ये वास्तव में होती है वो क्या डेट थी? 1688 की। ठीक, और तब ये सारा घटनाक्रम हमें पढ़ना है। अब क्योंकि रक्तहीन क्रांति है, कोई हिंसा नहीं हुई है, जनता ने अपने अधिकार प्राप्त किए और पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी प्राप्त की, तभी क्या बोलते हैं इसे? गौरवपूर्ण क्रांति। क्लियर? व्यवस्था में ऐसा परिवर्तन हुआ, वर्ल्ड में पहली बार हुआ कि राजाओं ने अपने अधिकार छोड़ दिए और वो भी सहमत हो गए। और किसी देश में क्या आ जाए? जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का राज, सारी पावर उनके हाथ में, हर प्रकार की। तभी नाम पड़ा गौरवपूर्ण क्रांति। क्या कारण थे? अब कुछ गिने चुने कारण थे इसके। ठीक, पीडीएफ आपके पास भेज देंगे। पहला कारण तो क्या था? ये कारण लिखो जरा और इनके बारे में एक दो पॉइंट नोट करना हमें। तत्कालीन शासक की निरंकुशता, ऑटोक्रेसी ऑफ देन रूलर, ऑटोक्रेसी ऑफ देन रूलर, पहला पॉइंट। क्या कारण था? कारण नंबर 1, इंग्लैंड की क्रांति के कारण। 2-4 भी आपके दिमाग में क्लिक कर जाएंगे तो आप आंसर लिख देंगे। हमें मेंस में उत्तर लिखना, हमारे हाथ में बातें हैं। तत्कालीन शासक की निरंकुशता। अब हर एक के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें लिखनी बस। इंग्लैंड रूल्ड बाय स्टुअर्ट्स किंग चार्ल्स सेकंड। इंग्लैंड पर स्टुअर्ट राजाओं का राज चल रहा था, चार्ल्स द्वितीय का। चार्ल्स द्वितीय का। एंड ही वाज डाइड इन 1685। और उनकी मृत्यु 1685 में हुई। उनकी कोई वैध संतान नहीं थी। ही वॉज नॉट हैज एनी लीगल चाइल्ड। अवैध बहुत सारी थी। उनकी कोई वैध संतान नहीं थी। ड्यू टू विच जेम्स सेकंड बिकम द एम्परर ऑफ इंग्लैंड इन 1685। इसी कारण से 1685 में जेम्स द्वितीय इंग्लैंड का राजा बना, along with the emperor of स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड। और साथ ही साथ स्कॉटलैंड और आयरलैंड का राजा बना। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड का राजा बना। एंड ही वाज ए ऑटोक्रेटिक रूलर, जो एक निरंकुश राजा था। ऑटोक्रेटिक रूलर, जो एक निरंकुश राजा था। जो एक निरंकुश राजा था। एंड इंक्रीज देयर मिलिट्री पावर, और अपनी
सैन्य शक्ति में वृद्धि कर रहा था विदाउट एनी वार कंडीशंस, बिना युद्ध की परिस्थितियों के। यानी युद्ध तो कुछ नहीं है, लेकिन सेना क्यों बढ़ा रहा है? जनता को स्पष्ट लगा कि हमारा इलाज करेगा, हमारे लिए दिक्कत खड़ी करेगा, इसलिए क्या बढ़ा रहा है? सेना। इंक्रीज ए मिलिट्री पावर, अपनी सैन्य वृद्धि कर रहा था। ड्यू टू विच पब्लिक अपोज देयर पॉलिसीज, इसीलिए जनता ने इसकी नीतियों का विरोध शुरू कर दिया, विरोध शुरू कर दिया। जनता ने इसकी नीतियों का विरोध शुरू कर दिया। तो चार्ल्स द्वितीय की मृत्यु के बाद कौन बना है राजा? जेम्स सेकंड। कौन बना? किंग जेम्स सेकंड। राज कहां तक रहा? बस 1685 के अंदर बना और 88 में खत्म, क्रांति के अंदर। निरंकुश, नहीं चाहता कोई मुझे कंट्रोल करे, सेना के अंदर वृद्धि कर रहा है, जनता इसके विरोध में है, ठीक। जबकि उस समय कोई बाह्य हमला नहीं है, कोई युद्ध नहीं है। जनता को साफ लग रहा है कि इस सेना के बल पे क्या चाहता है? हमारा दमन करना, ठीक। तो जनता इसके विरोध में है, इसकी निरंकुशता से, ठीक। एक और सबसे बड़ी बात हुई, सेकंड कारण, संसद व सम्राट के मध्य तनाव, टेंशन बिटवीन द पार्लियामेंट एंड द एम्परर, संसद व सम्राट के मध्य तनाव। पार्लियामेंट try to control the powers of emperor, संसद राजा की शक्तियों को नियंत्रित करना चाहती थी। संसद राजा की शक्तियों को नियंत्रित करना चाहती थी। ये क्या चाहती है? कि पावर कंट्रोल में रहे, निरंकुश ना हो जाए, कानून का राज रहे। लेकिन ये क्या चाहता है? कि पार्लियामेंट कुछ नहीं, जो कुछ मैं हूं, बस मेरा आदेश से कानून है, बात खत्म। बट एम्परर जेम्स द सेकंड चैलेंज द पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, चैलेंज द पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। और जेम्स द्वितीय ने संसदीय सर्वोच्चता को चुनौती प्रदान की, चुनौती प्रदान की, विच बिकम द मेन कोज ऑफ दिस रेवोल्यूशन। यही इस क्रांति का सबसे मुख्य कारण बना, यही इस क्रांति का सबसे मुख्य कारण बना। संसद के लोग कह रहे हैं जनता ने हमें चुना है, ये देश चलेगा हमारे हिसाब से, और जिन लोगों ने हमें चुना है हमें उनके दुख दर्द को दूर करना है, उनका विकास करना है। राजा कह रहा है हमारे से कोई जिम्मेदारी नहीं है। क्या? राजत्व का देवीय सिद्धांत। क्या वर्ड सुना आपने? ये कह रहा है ईश्वर का प्रतिनिधि मैं हूं और ईश्वर ने मुझे राज करने का अधिकार दिया है। किंगमैनशिप, किंगमैनशिप, यानी ये अधिकार तो राजा का जन्मसिद्ध अधिकार है, उसने हमें चुना इसलिए कि मैं राज करूं, ठीक। और इसे बहुत से लोग मानते कैथोलिक के, जिसे लोग क्या कहते हैं? डेस्टिनी, कि किस्मत में था, भगवान ने चुना इस आदमी को इस पद के लिए, इस घर में जन्म हुआ इसका इस पद के लिए। तो ये सिद्धांत बड़ा फेमस रहा इंडिया में भी और अक्रॉस द ग्लोब। राजा क्या बोलते? खुद को ईश्वर का प्रतिनिधि, अल्लाह का प्रतिनिधि, घोषित सुल्तान हुए बाद में ऐसे ही। तो ये कह रहा है सर्वे सर्वा में हूँ, सब कुछ मेरे अनुसार चलेगा। और यहाँ क्या चल रही है? पार्लियामेंट
ये लोग क्या कह रहे हैं, जनता ने हमें चुना है। तो अब कॉन्फ्लिक्ट शुरू कि जनप्रतिनिधि और राजा किसकी बात चले, तो ये माने किसी की नहीं रहा है। तो तनाव शुरू हुआ यहाँ से, जब दोनों के अधिकारों के अंदर समस्या पैदा होना शुरू हो गई। ये किसकी बात माने, कौन सा कानून चले, जो संसद ने पास किया है या जिसे राजा ने बोल दिया है। ठीक, तो यहीं से सबसे मेन कारण, अगर कोई एक कारण आप कहोगे इस क्रांति का, तो वो ये कारण है। कॉन्फ्लिक्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ, दोनों के अधिकारों का आपस में टकराव। ठीक, आगे वो चाहता है अनकंट्रोल्ड, कि मुझे नियम प्रक्रियाओं में ना माना जाए कि यह नहीं कर सकते आगे पार्लियामेंट करेगी एटसेट्रा। क्या माना हमको, संसद से भी मुक्त, कि सबसे ऊपर मैं ही हूँ। संघर्ष शुरू हुआ और देश में अब क्रांति आरंभ हुई। तो जो संसद के लोग क्या करेंगे, वो किसी ना किसी एरिया करते हैं प्रतिनिधित्व, वो आहिस्ता आहिस्ता राजा का विरोध शुरू करेंगे अपने हर क्षेत्र में, और जनता उनका साथ देगी। जनता ने चुन रखे वो लोग। ठीक, आगे अगला, कैथोलिक बनाम प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक बनाम प्रोटेस्टेंट। यूरोप में तो सबसे बड़ा कारण क्या था कि पूरे यूरोप में जनता त्रस्त थी किससे, कैथोलिकों से, अर्थात पोप और इनके कार्डिनल, बिशप, फादर एटसेट्रा से। इनके पास संपत्तियां थी और इनके धार्मिक आदेश मानने पड़ रहे थे। यह अपने आप को क्या मान रहे थे, ईश्वर का वास्तविक प्रतिनिधि। और इन लोगों ने धर्म में बड़े आडंबर, जिसे क्या पढ़ा था हमने, पोप पाप मोचन पत्र, ऐसे काम कर रहे थे। धरती पे बैठ के ही स्वर्ग में सीट बुक कर रहे थे। इनके विरुद्ध क्या चला पूरे देश में, पूरे यूरोप में, रेनेसां मूवमेंट, पुनर्जागरण। तो जनता इनसे पहले ही परेशान थी और वो भाग भाग कर कहाँ जा रही थी, इनके धर्म से बाहर। और उसे कौन मिला था, एक आदमी, मार्टिन लूथर, जर्मनी का। और लूथर ने क्या कर दिया कि तुम चिंता ना करो, तुम संतान किसकी हो, जीसस की, और वो तुम्हारा ध्यान रखेगा, तुम्हें इन पत्रों की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बाइबल में जो कहा है उसे मानो। ठीक है, इनके किए हुए उच्चारण को, ट्रांसलेशन को ना मानो। इन्हें क्या कहा गया, ओल्ड टेस्टामेंट, और इन्हें क्या कहा गया, न्यू टेस्टामेंट, नई व्याख्या। स्थानीय भाषाओं में भी आम जनता के लिए क्या हो गई, अवेलेबल। हमने पढ़ लिया पूरी बातचीत वो। तो यहीं से नव जागरण शुरू हुआ यूरोप के अंदर। जनता के विचार बढ़े, साइंस के विचार बढ़े, और ऐसे बहुत सारे लोग कहाँ से भागकर, यूरोप से कहाँ चले गए, इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड में ऐसे आदमियों की संख्या बहुत बड़ी मात्रा में थी, और ये शिक्षा में, कहाँ, संसद में, सेना में, हर जगह विद्यमान थे प्रोटेस्टेंट। क्यों, जिस सन की घटना हम पढ़ रहे हैं ये तो 1688 है, और जहाँ की बात चल रही है वो तो 13 सेंचुरी से लेके और 16 तक की कहानी है, 300 वर्षों की। तो इसमें हजारों लाखों लोग कहाँ गए हैं, यूरोप से भाग के ब्रिटेन, और ब्रिटेन ने सबका स्वागत किया कि आओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब राजा क्या कर रहा है, धार्मिक राजनीति, जो यूरोप में तो लगभग खत्म होने वाली है या चल रही है, लेकिन ब्रिटेन में चाहता है उसे इस्टेब्लिश करना कि कैथोलिक हैं हम, और हर बड़े पद पे कैथोलिक आएगा। जो प्रोटेस्टेंट थे हम उन्हें मान्यता नहीं देने के। तो सेना हो, राज परिवार के बड़े पद हों, देश के बड़े अधिकारी हों, ये क्या चाहता है कि वहाँ कौन आ जाए, कैथोलिक। तो राजा स्पष्ट रूप से इस धर्म के साथ है, और जनता क्या है सारी, इसके साथ। वो चाहती है विज्ञान, शिक्षा, अधिकार इत्यादि। वो नहीं चाहती हमारे अधिकार कौन कब्जा कर ले, चर्च। जनता के साथ में है। तो अगला विरोध, कैथोलिक बनाम प्रोटेस्टेंट। जेम्स सेकंड वाज ए ऑर्थोडॉक्स कैथोलिक एम्परर। जेम्स द्वितीय एक कट्टर कैथोलिक सम्राट था, and he was tried to appoint Catholic on higher posts, और वह उच्च पदों पर कैथोलिकों की नियुक्ति करना चाहता था, और वह उच्च पदों पर कैथोलिकों की नियुक्ति करना चाहता था। एंड स्टार्ट डिस्क्रिमिनेशन विद प्रोटेस्टेंट,
और उसने वह उच्च पदों पर कैथोलिकों की नियुक्ति करना चाहता था। और उसने प्रोटेस्टेंटों के विरुद्ध भेदभाव और शोषण शुरू कर दिया। बट मोस्ट ऑफ द ब्रिटिश पॉपुलेशन along with parliament and army were Protestant, परंतु अधिकांश ब्रिटिश जनता, संसद और सेना, but most of British parliament, army and public were Protestant, परंतु अधिकांश जनता, सेना और संसद प्रोटेस्टेंटों से भरी हुई थी। हम तो पहले चिढ़ रहे किससे? पोप से। और तुम क्या कर रहे? एज ए गेस्ट कर रहे, इनवाइट किसे? पोप को इंग्लैंड में। हम तो चाहते नहीं है, हम तो उससे पीड़ित होकर यहाँ पे आए हैं और तुम उसे कहाँ बुला रहे हो? यहाँ। किंग जेम्स द सेकंड इनवाइट द पोप एज ए गेस्ट इन इंग्लैंड, और जेम्स द्वितीय ने पोप को इंग्लैंड में आमंत्रित किया। ड्यू टू विच मोस्ट ऑफ द पब्लिक अगेंस्ट द जेम्स सेकंड, इसी कारण से अधिकांश जनता जेम्स के विरोध में आ गई। अधिकांश जनता जेम्स के विरोध में आ गई। कहानी आपके दिमाग में आ रही है? कारण नंबर 1, तत्कालीन सम्राट चाहता है मैं निरंकुश रहूं, मेरे ऊपर कोई अंकुश ना लगाए, मेरी ऑटोक्रेसी क्या रहे? चलती रहे। ठीक। दूसरा, संसद और सम्राट के मध्य क्या चल रहा है? तनाव। किस बात का तनाव? कि देश के लिए काम करने के लिए किसे चुना गया है? जनता ने हमें चुना है, हमारी जिम्मेदारी है। वो कह रहा है भगवान ने मुझे चुना है, मेरी जिम्मेदारी है। तो क्या चल रहा है? अधिकारों के उपयोग करने को लेकर तनाव। तीसरा कारण क्या था? धार्मिक विवाद, कैथोलिक बनाम प्रोटेस्टेंट। ठीक। अगली दिक्कत थी क्या? ये सारी कहानी लिख के हमने पढ़ ली, यहां भी लिख लिया। आगे फोर्थ कारण क्या है? दुनिया में कोई भी ऐसा आदमी हो जिसकी समानता जेम्स के साथ है और वो इसे बढ़ावा दे रहा है, तो इनडायरेक्टली वो जनता के विरोध में इंग्लैंड की। और वो कौन था? फ्रांस का राजा। फ्रांस में भी ये सेम काम चल रहा था। और फ्रांस में कौन राज कर रहा है? लुई द 14th, लुई द 14th, लुई 14। और फ्रांस का शासक लुई 14 भी अपने देश में सेम समस्या झेल रहा है। वहाँ भी जनता उसके विरोध में है, लेकिन वहाँ चर्च का सहयोग लेकर वो क्या कर रहा है? उनका दमन। वो इसे भी कह रहा है कोई दिक्कत नहीं है, तुम भी ऐसे ही करो। ठीक। तो ये क्या कर रहा है? फ्रांस के साथ घनिष्ठ संबंध। ठीक। जबकि वो क्या है हमारे साथ? वो दुश्मन है हमारा। वो जिनके साथ है वो लोग कौन है? कैथोलिक। तो जनता नहीं चाहती है संबंध फ्रांस से बढ़ाए, लेकिन क्या कर रहा है? ये लिखो, फ्रांस के शासकों के साथ घनिष्ठ संबंध, क्लोज रिलेशंस विद द रूलर ऑफ फ्रांस। ब्रैकेट में वही लिखना ऊपर ही, द लुई 14th, लुई 14 के, लुई 14 के साथ घनिष्ठ संबंध। ये उसका फोटो है। ठीक। क्या बाल भी नहीं कटवाते? ये ठंड का मामला है, नहाते महीने में एक बार है। अंग्रेज नहाता ही नहीं है। क्लियर? इसलिए क्या चाहिए उसे? सेंट वेंट, बहुत सारे सामान। भारतीय को नहीं चाहिए। इसी समय फ्रांस के शासक लुई 14 थे, जो कैथोलिक मत को मानते थे। एट दैट टाइम फ्रांस
ruled by Emperor Louis XIV. He was also a Catholic ruler. इस समय फ्रांस के राजा लुई 14 थे जो कैथोलिक धर्म को मानते थे। And he was also follow the policy of repression and tyranny against Protestant in France. और वो फ्रांस में प्रोटेस्टेंट के विरुद्ध दमनकारी नीति का अनुसरण कर रहे थे। फ्रांस में प्रोटेस्टेंट के विरुद्ध दमनकारी नीति का अनुसरण कर रहे थे। ड्यू टू विच आइडियोलॉजिकली बोथ द एम्परर वर ऑन सेम पाथ, और इसीलिए विचारधारा के आधार पर दोनों सम्राट एक जैसा कार्य कर रहे थे। एंड आल्सो बोथ हैव क्लोज रिलेशंस, और इसीलिए दोनों के मध्य घनिष्ठ संबंध थे। संबंध किस बात का? किसी बात का नहीं, संबंध सिर्फ एक बात का है। अगर मेरे खिलाफ विद्रोह होता है तुम सेना लेके आ जाना तुरंत एकदम, और तुम्हारे होता है तो मैं सहायता करूंगा। इन प्रोटेस्टेंटों को ना पनपने तुम दो ना हम देंगे, यानी ना बड़े पद पे तुम लेके आओ ना हम लेके आएंगे, और दोनों मिलके राज करेंगे। ठीक, जनता चाहते नहीं है ऐसा हो जाए। पोप का समर्थन करना, जो हमारा दमन कर दे, हम पे हमला करके जनता को मारेगा, साथ में कौन खड़ा है उसके? जहाँ के लोग खुद इससे परेशान हैं। ठीक, क्या फ्रांस के लोग पढ़ेंगे फ्रांस की क्रांति में कितनी बुराई लोगों ने कर दी। यानी दोनों चाहते हैं ऑटोक्रेसी, दोनों के मध्य संबंध कैसे हैं? तानाशाही वाला खेल, आपस में प्रेम है। ठीक, वही बातचीत, सैनिक और आर्थिक सहायता, ये मिले बात खत्म। तुम हमारी करना, हम तुम्हारी करेंगे। ठीक, जो इंग्लैंड की जनता है और पार्लियामेंट इसके विरुद्ध है। जनता और पार्लियामेंट नहीं चाहती तुम संबंध उससे रखो। यहाँ मोस्टली लोगों ने प्रोटेस्टेंट, वो दमनकारी आदमी है। अगला कारण ये था उत्तराधिकार संबंधी संघर्ष, स्ट्रगल रिलेटेड टू सक्सेशन। इसमें दो बड़ी घटना हुई। क्या घटना थी? हमने अभी सुना कि चार्ल्स द्वितीय का राज चल रहा था स्टुअर्ट किंग का इंग्लैंड में, और चार्ल्स द्वितीय की मृत्यु हो गई 1685 में। क्योंकि उसका तो कोई लीगल वारिस था ही नहीं, तो उसका छोटा भाई कौन बन गया? ये जेम्स द्वितीय राजा बन गया। लेकिन तुमने क्या सुना था कि उसके अवैध पुत्र बहुत सारे थे, उन्हीं में से एक आ गया कि इनका असली संतान तो मैं हूँ, राजा बनूंगा मैं। और वो कौन था? मनमत। ठीक, क्या जिससे मन माउथ भी लिखा गया है बहुत से किताबों में। तो उस मनमत ने कहा कि मैं राजा हूँ, और उसने हमला बोल दिया। अब उसके विद्रोह को दबाने के लिए इसने सैकड़ों आदमियों को मरवा दिया। उसके साथ वाला कोई भी आदमी नहीं बचा जिसने उसका साथ दिया हो। लगभग 300 हत्याएं करवाई इसने, और हत्याएं भी खुलेआम करवाई ताकि जनता में क्षोभ फैल जाए। और लंदन को लगभग जंग का अखाड़ा बना दिया। जनता को सेना इकट्ठी कर करके और सेना में वृद्धि करके ये दिखा दिया कि मेरे खिलाफ आवाज उठाने वालों का ये हाल होगा। और किसे मारा है? मनमत को, और उसके 300 के आसपास कौन? समर्थकों को। लिखो, किंग चार्ल्स द्वितीय की मृत्यु के बाद, किंग चार्ल्स द्वितीय की मृत्यु के बाद जेम्स द्वितीय सिंहासन पर बैठा, जो चार्ल्स द्वितीय का छोटा भाई था। आफ्टर द डेथ ऑफ चार्ल्स सेकंड, जेम्स सेकंड
become the emperor of England, who was the younger brother of the Charles II. Who was the younger brother of the Charles II? Because Charles II has not any, Charles II was not any लीगल चाइल्ड, क्योंकि चार्ल्स द्वितीय के कोई वैध पुत्र नहीं था, कोई वैध पुत्र नहीं था। चार्ल्स सेकंड नोट हैज एनी लीगल चाइल्ड, बट चार्ल्स सेकंड हैड एन illegitimate son named Monmouth, declared himself as a emperor. But Charles II had an illegitimate son named Monmouth, declared himself as a emperor. परंतु चार्ल्स द्वितीय के बाद उसके अवैध पुत्र मनमत ने खुद को राजा घोषित कर दिया, राजा घोषित कर दिया, एंड स्टार्ट रिवोल्ट अगेंस्ट जेम्स सेकंड, और जेम्स सेकंड के विरुद्ध, जेम्स सेकंड के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। एंड जेम्स सेकंड defeated the Monmouth and kept in imprisonment along with more than 300 persons. और जेम्स द्वितीय ने मनमत को बंदी बना लिया उसके 300 सहयोगियों के साथ, 300 सहयोगियों के साथ। इन जून 1685, जून 1685 में, जून 1685 में Not only this, James II also gave death penalty to more than 300 companions of Monmouth या मनमत। इतना ही नहीं, जेम्स द्वितीय ने मनमत के लगभग 300 से अधिक साथियों को भी मृत्युदंड दे दिया। इन जुलाई 1685, जुलाई 1685 में, एक ही महीने में। कानून कहता है उससे बचाव का पूरा अधिकार दो। अकॉर्डिंग टू लॉ इसे क्या मिलना चाहिए? पूरा अधिकार, अपनी बात कहने का, जीवन बचाने का, वकील या अन्य के माध्यम से मुकदमे लड़ने का। उसे ऐसा कुछ नहीं दिया गया, यानी लगभग इलीगल तरीके से झूठा कोर्ट का नाटक रचा और 300 आदमी अलोंग विद। इस घटना को पूरे ब्रिटेन में क्या बोला गया? द ब्लडी कोर्ट, खूनी न्यायालय। दिस इंसिडेंट known as bloody court in British history, इस घटना को ब्रिटेन के इतिहास में खूनी न्यायालय की संज्ञा दी गई है। दिस इंसिडेंट वाज कॉल्ड जुडिशियल मर्डर और ब्लडी कोर्ट इन इंग्लैंड। इस घटना को ब्रिटेन में खूनी न्यायालय की संज्ञा दी गई। तो एक को तो उसने निपटा दिया, जनता को यह बात बुरी लगी कि ऐसा तो ये किसी के साथ भी कर सकता है, जब इसने अपने परिवार का आदमी ही नहीं बख्शा है। यानी अब जनता का विश्वास इससे लगभग उठ गया, यानी इंग्लैंड का जनमत जेम्स के विरुद्ध हो गया, क्योंकि बहुत से निर्दोष आदमी भी जिनका संबंध कभी ना कभी मनमत के साथ था,
उन्हें मारा, और मरने वाले बड़े बड़े आदमी भी थे, और लगभग सारे कौन थे? प्रोटेस्टेंट। बड़ी मात्रा में जनता में इससे और विद्रोह फैल गया। जेम्स द्वितीय की इस कार्य को निरंकुशता और सत्ता के लालसा के रूप में देखा गया कि कुछ भी करके दबाओ या मारो, लेकिन कोई भी आदमी सर ना उठाए। ठीक, इस समय इंग्लैंड में रेनेसां के टाइम से ही एक एक्ट चालू हुआ था। क्या? इसे बोलते हैं टेस्ट या टेंट अधिनियम। टेस्ट या टेंट अधिनियम लिखो। इसने इसे खत्म कर दिया। क्या कहा गया था कि दुनिया भर में बड़े पदों पर केवल कैथोलिक ही रहेंगे, लेकिन जब नव जागरण हुआ, पुनर्जागरण हुआ, तो एक अधिनियम बनाया कि बड़े पदों पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि कोई प्रोटेस्टेंट नहीं बैठ सकता, छूट है, सब बैठ सकते हैं। इसने ये खत्म कर दिया। यानी ये खत्म होते क्या? प्रोटेस्टेंट को जो अब तक छूट मिली हुई थी बड़े पदों तक पहुंचने की, वो समाप्त। अब सेना हो, एमपी के पद हो, वहां की संसद हो, वहां पहुंचना मुश्किल। इस समय इंग्लैंड में टेस्ट अधिनियम ब्रैकेट में टेंट अधिनियम चल रहा था। एट दैट टाइम द टेस्ट एक्ट वाज इन फोर्स इन इंग्लैंड। Under this act, supporters of Protestant ideology were given special exemption to get high government post. इस अधिनियम के तहत प्रोटेस्टेंट विचारधारा के समर्थकों को उच्च सरकारी पद प्राप्त करने की विशेष छूट प्राप्त थी। विशेष छूट प्राप्त थी। इस अधिनियम के तहत प्रोटेस्टेंट विचारधारा के समर्थकों को उच्च सरकारी पद प्राप्त करने की विशेष छूट प्राप्त थी। बट जेम्स सेकंड सस्पेंडेड दिस एक्ट। परंतु जेम्स द्वितीय ने इस अधिनियम को स्थगित कर दिया। क्या कहा कि यह खेल खत्म, तो बात खत्म। बस सीधे सीधे आप क्या कह रहे हैं कि आज के बाद कोई प्रोटेस्टेंट जिस पे मुझे विश्वास है ही नहीं, ये मेरे विरोधी हैं, इन्हें मैं किसी बड़े पद पे नहीं पहुंचने देने का। तो सारी संसद के अंदर अब कौन आएंगे? कैथोलिक। सेना में कौन आएंगे? कैथोलिक। राजा के बड़े पदों पे कौन आएंगे? कैथोलिक। यानी अब जनता को लगा कि अब क्रांति के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हमारे समस्त रास्ते रचने क्या कर दिए हैं? बंद, स्थगित कर दिया, जिससे प्रोटेस्टेंट ने क्रांति का मार्ग अपनाया। ड्यू टू विच प्रोटेस्टेंट एडोप्ट द पाथ ऑफ रेवोल्यूशन, कि अब उनके पास कोई बचाव नहीं है। जेम्स द्वितीय ने इंग्लैंड को कैथोलिक देश बनाने के लिए क्या जारी कर दी? धार्मिक आज्ञा, कि आज से देश क्या बनेगा? वो कैथोलिक। जेम्स द्वितीय ने इंग्लैंड को कैथोलिक देश बनाने के लिए 1687-88 में 2 बार धार्मिक अनुग्रह घोषणा की। धार्मिक अनुग्रह किससे करेंगे? पोप से, कि तुम डिक्लेयर कर दो क्रिश्चियनडम में, अर्थात किसकी? ईसा के राज में, कि इंग्लैंड क्या बन गया है? एक कैथोलिक देश। इसके बाद इंग्लैंड को कैथोलिक बनाने के लिए 1687-88 में 2 बार धार्मिक अनुग्रह घोषणा की। जेम्स सेकंड डिक्लेयर रिलीजियस इंडलजेंस, वही पत्र, रिलीजियस इंडलजेंस ट्वाइस इन 1687-1688 टू मेक इंग्लैंड ए कैथोलिक नेशन, एक कैथोलिक कंट्री। प्रथम घोषणा से 1687 से जितने भी प्रतिबंध लगे हुए थे कैथोलिकों पे, वो सब हट गए। कैथोलिकों पर लगे प्रतिबंधों और नियंत्रणों को समाप्त कर दिया गया कि तुम्हारा रास्ता बिल्कुल खुला हुआ है, कुछ ही करो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे तो पाप ही माप थे, इन्हें अनुमति थी इस बात की, तो क्या हट रहे इनके ऊपर से? प्रतिबंध। प्रथम घोषणा से कैथोलिकों पर लगे हुए प्रतिबंध और नियंत्रणों को समाप्त कर दिया गया। ठीक। द्वितीय घोषणा से
यानी सभी राजकीय पदों पर नियुक्ति का रास्ता खोल दिया। कन्फर्म में अब यहाँ कौन जाएगा? कैथोलिक। तो यानी अब उसने डिक्लेयर कर दिया कि ये देश कैथोलिकों का है और यहाँ हर बड़े पद पे मेरे विश्वास का आदमी ही जाएगा। इससे इंग्लैंड के सांसदों में जो पहले से क्या थे, प्रोटेस्टेंट, उन्हें पता लगा अगली बार नहीं बनने का, जो कुछ करना वो सभी करना है जब तक हम पार्लियामेंट में हैं। तो इससे संसद में भारी असंतोष उत्पन्न हो गया। इससे संसद में भारी असंतोष उत्पन्न हो गया, क्योंकि संसद में भारी मात्रा में प्रोटेस्टेंट समर्थक थे। It became the main cause of protest by parliamentary members which were Protestant। इससे सांसदों में भारी असंतोष हो गया जो प्रोटेस्टेंट समर्थक थे। In 1686, the Court of High Commission was re-established। Court of High Commission was re-established। The supremacy of church। यानी एक तो कह रहे हैं कानून के हिसाब से न्याय होगा, धर्म के हिसाब से न्याय नहीं होने का, और हम जो अन्य कोर्ट थे वो चलाएंगे। और धार्मिक कोर्ट सारी बंद कर दी गई थी। कब? एट द टाइम ऑफ रेनेसा, पुनर्जागरण के समय। इसने वो दोबारा फिर खोल दी। चर्च चलाया करता था अपने न्यायालय, वो धर्म के अनुसार क्या देगा? सजा। एक तरफ चल रहा है राजा का न्याय, उसका न्यायालय, एक तरफ चल रहा है किसका? चर्च का। बड़ा कौन है? चर्च का। वो धार्मिक सजा देगा। और जब धार्मिक सजा देगा तो क्या चेक करेगा वो कि धर्म के अनुसार लोग काम कर रहे हैं कि नहीं? धार्मिक पुलिस खड़ी हो जाएगी। ठीक क्या? कि ये मोरल रूप से वो काम कर रहे हैं नहीं, व्यापार कर रहे हैं नहीं, बिजनेस कर रहे हैं नहीं, यानी अब सबको दिक्कत आने वाली है। इसके होते इस्टेब्लिश, यानी 1686 में चर्च की श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए कोर्ट ऑफ हाई कमीशन को पुनः स्थापित किया, जिसे धार्मिक पुनर्जागरण के समय समाप्त कर दिया गया था। जिसे धार्मिक पुनर्जागरण के समय समाप्त कर दिया गया था। यानी क्या? अगर तुमने अब कैथोलिक धर्म के किसी भी चीज का विरोध किया तो अब तुम्हारे पे क्या चलने वाला? मुकदमा। इसके अंतर्गत कैथोलिक विचारधारा का विरोध करने वाले लोगों पर मुकदमा चलाने का प्रावधान था। यानी धर्म का विरोधी पाप है बस अब फिलहाल। अब तो कुछ आशा नहीं बचता। अंडर दिस देयर वाज ए प्रोविजन टू प्रोसिक्यूट पीपल हु अपोज कैथोलिक आइडियोलॉजी। जो कैथोलिक धर्म कहता है, यानी ये चाहता है देश कहाँ पहुँच जाए? फिर उसी रूढ़िवाद में, फिर चर्च के चक्रव्यूह में। जनता उससे बड़ी मुश्किल निकल के आई है। जनता कौन है? प्रोटेस्टेंट। इसका प्रोटेस्टेंट समर्थकों ने विरोध किया। इट अपोज बाय प्रोटेस्टेंट सपोर्टर्स। उद्देश्य क्या था इसका? कि जो प्रोटेस्टेंट थे उनका दमन करना है, साफ साफ है, उन्हें खत्म करना है, कानून के तरीके से खत्म करना है, इस्टेब्लिश करके ये चीजें। ठीक, आगे अगला कारण था संसद के चुनाव में हस्तक्षेप। संसद के चुनावों में हस्तक्षेप यानी क्या? जो संसद के चुनाव हैं इसमें हस्तक्षेप कौन कर रहा है? हमें पता है पार्लियामेंट में कौन चुन के जाएंगे लोग। मैं पहले क्यों ना एक काम कर दें? क्या कह रहा राजा? कि मैं अपने आदमियों को इलेक्ट करवा दूं। तो चुनाव में यह माना गया था कि जो एम्परर है वो क्या रहेगा? न्यूट्रल, वो किसी का पक्ष नहीं लेने का। जनता चाहे किसी को वोट दे दे, वो चाहे किसे मानने वाली हो, कैथोलिक को वोट दे दे चाहे प्रोटेस्टेंट को। कौन खड़े हैं? कैंडिडेट्स। इसने क्या कर दिया? अपने पैसे का इस्तेमाल करवाना शुरू कि वोट इसे देनी है। धन का लालच, दबाव एटसेट्रा अन्य हर कंडा अपनाया। किस लिए? कि एक बार कौन लोग पहुंच जाए यहाँ पे
कैथोलिक, तो फिर देश में कोई भी कानून पास करना हो तो मेरे पे बुराई नहीं आने की, ये तो किसने पास कर दिया है? पार्लियामेंट ने। यानी ये बात किसे बुरी लगेगी? संसद के लिए खड़ा होने वाला कोई आदमी मुकाबला करे आपस में तो बढ़िया बात है, लेकिन एक आदमी जो प्रोटेस्टेंट है उसका मुकाबला किससे चल रहा है? एम्परर से। वो कहाँ मुकाबला कर लेगा? तो संसद के चुनाव में हस्तक्षेप, इंटरफेरेंस इन पार्लियामेंट इलेक्शंस, पार्लियामेंट इलेक्शंस। संसद में अपने समर्थकों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से जेम्स द्वितीय ने संसद के चुनाव में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। संसद में अपने समर्थकों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से जेम्स द्वितीय ने संसद के चुनाव में भी हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। विद द एम ऑफ द इंक्रीजिंग द नंबर्स ऑफ हिज सपोर्टर्स इन द पार्लियामेंट, जेम्स सेकंड आल्सो स्टार्टेड इंटरफेयरिंग इन द इलेक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। यूज मनी एंड मसल पावर, यूज मनी एंड मसल पावर, यानी सेना और ताकत का इस्तेमाल करके और धन का इस्तेमाल करके। वो क्या चाहता है कि चुनना किसे? जो मेरा सपोर्टर हो, मेरा कैंडिडेट ये है, और इसे वोट देना जो कैथोलिक को मानता हो। ठीक। इन दिस सीक्वेंस, इसी क्रम में जेम्स द्वितीय ने अपनी विचारधारा के समर्थकों को मनोनीत करने लगा कि चुन के तो तुम आए नहीं, कोई बात नहीं, जो 50 आदमी है इन्हें कर रहा हूं मैं अपॉइंट, ये सब मेरे आदमी है, मेरी बात करेंगे वहां जाके। तो इसी क्रम में जेम्स द्वितीय अपनी विचारधारा के समर्थकों को मनोनीत करने लगा, यानी अपॉइंट कर रहा है कहाँ? जो चुनाव नहीं जीत पाए उन्हें। उम्मीदवारों को अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करना कि ये लो पैसे, चुनाव लड़ो, हम तुम्हारी पूरी हेल्प करेंगे। यह इंग्लैंड की संसदीय परंपरा के प्रतिकूल था। दिस वाज अगेंस्ट द पार्लियामेंट्री ट्रेडिशन ऑफ इंग्लैंड, क्योंकि सम्राट को चुनाव में तटस्थ होने की अपेक्षा थी। बिकॉज द मोनार्क वाज एक्सपेक्टेड टू रिमेन न्यूट्रल टुवर्ड इलेक्शंस, यानी चुनाव में इसका क्या रहना था? तटस्थ। क्या चाहता है ये? अपने आदमियों को भर्ती करवाना कि तुम जाओ और तुम चुनाव लड़ो, मेरा पूरा समर्थन है। तो क्या शुरू हुआ? टकराव। किसके बीच में? अगला कारण क्या था? स्थायी सेना के अंदर वृद्धि, इंक्रीज इन परमानेंट आर्मी। इससे तो सिंहासन के लिए कोई बड़ा युद्ध नहीं लड़ना पड़ा, 300 आदमियों को इसने हत्या कर दी, कोई संघर्ष नहीं, कोई युद्ध नहीं, तो सेना क्यों चाहिए? ठीक है, जो पड़ोस के राजा हैं जिनकी सीमाएं तुमसे लगती हैं उससे तुम्हारे संबंध मित्रवत हैं, तो तुम्हें सेना क्यों चाहिए? क्या इंग्लैंड पे हमला होने की योजना है? नहीं है। आयरलैंड, इंग्लैंड, कोई राजा आपस में लड़ रहे हैं? नहीं। जो राजा इंग्लैंड का ही वही राजा है आयरिश, आयरलैंड का, और वही किसका है? वेल्स का, और वही किसका है? स्कॉटलैंड का। तो जब तुम्हारे यहाँ भी दिक्कत नहीं है, तुम सबके राजा हो, तुम्हारे देश में कोई विद्रोह नहीं हो रहा है, तुम्हारे मित्र राष्ट्र का संबंध अच्छे हैं फ्रांस या अन्य के, तो तुम सेना में वृद्धि क्यों कर रहे हो? तो सबको जानकारी दे क्यों कर रहे हो? जनता को दबाने के लिए, अपने खिलाफ कोई विद्रोह ना हो जाए। जेम्स द्वितीय को सुरक्षित सिंहासन प्राप्त हुआ था। जेम्स सेकंड हैड रिसीव्ड ए सिक्योर थ्रोन। विरोध करने वाला कोई था ही नहीं, उसका पुत्र कोई था ही नहीं जो विद्रोह कर दे। जो एक उठा उसे इसने मार दिया। इस समय न तो आंतरिक विरोध की संभावना थी और न विदेशी आक्रमण का भय था। एट दैट टाइम देयर वाज नाइदर द पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरनल अपोजिशंस और रिवोल्ट नोर द फियर ऑफ फॉरेन इन्वेजन। तो सेना में वृद्धि क्या कर रही थी? आशंकित। इसके बावजूद जेम्स द्वितीय स्थायी सेना में वृद्धि करने लगा। और कारण क्या था? क्योंकि सेना में कैथोलिक की संख्या 10% से भी कम थी पिछले सैकड़ों वर्षों में। तो ये चाह रहा था मुझे इन्हें बढ़ाना है। इसने सेना में वृद्धि की और कैथोलिक सैनिकों की भर्ती को प्रोत्साहित किया। डिस्पाइट दिस जेम्स सेकंड
started increasing the permanent army and start encouraging the recruitment of Catholic soldiers। बात क्लियर, आसान है, आप पकड़ जाओगे। 4 पॉइंट जब दोबारा हम पढ़ेंगे वहीं पे जाके। अतः इंग्लैंड वासी क्या हो रहे थे? आतंकित। उन्हें भय था कि अब हमारा दमन होगा, इससे पहले कुछ कर लेते हैं, ठीक क्या? इसीलिए इंग्लैंड वासी आतंकित थे और उन्हें लग रहा था जेम्स द्वितीय सेना के माध्यम से क्या करेगा? दमन करेगा, ठीक। तात्कालिक कारण, मोस्ट इंपोर्टेंट। ये तो बैकग्राउंड कोई थे, वो कौन सी घटना थी जिसने ट्रिगर कर दिया कि अब पलटो इसे, नहीं तो मामला गया बस। इमीडिएट रीजन या इमीडिएट कोल्स, तात्कालिक कारण। उस समय क्या हुआ? तो उस समय बात क्लियर है, राजा के 2 पत्नियां हैं। क्या? जेम्स सेकंड का राज चल रहा है और जेम्स सेकंड की एक पत्नी से पहले ही एक पुत्री है उसका नाम है मैरी, और दूसरे से कौन हुआ है? एक सन, एक बेटा। जिससे ये हुआ है वो कौन है? वो कट्टर कैथोलिक रानी है। ये खुद भी कौन है? कैथोलिक। और जिससे मैरी हुई है ये रानी कौन है? प्रोटेस्टेंट। इसका विवाह किससे कर दिया है? विलियम से, जो कहां का राजा है? हॉलैंड का, जिसका देश का नाम आज क्या है? नीदरलैंड, ठीक। इतनी सी बात जरा लिखो। तात्कालिक कारण क्या था? जेम्स सेकंड हैड 2 मैरिजेस। फर्स्ट वाइफ वाज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ प्रोटेस्टेंट आइडियोलॉजी and James II had a daughter from her first wife whose name was Mary, and Mary also a Protestant। मैरी की शादी हॉलैंड के प्रिंस विलियम से हुई थी, जिसे प्रिंस ऑफ ऑरेंज भी कहते हैं, ठीक। लेकिन इसने तो क्या कर दी थी? यहाँ एस्टेब्लिश चर्च सुप्रीमेसी, और उसके अनुसार बेटा क्या होगा? चर्च में बेटी को राज करने का अधिकार नहीं, कैथोलिक में, वहाँ तो बेटा ही बनेगा। तो अब ये कन्फर्म है कि जब राजा ने बड़ी बेटी ये थी, रानी ये बनती, कन्फर्म था। लेकिन चूंकि इसका बेटा हो गया है तो उत्तराधिकार का संघर्ष शुरू फिर, और ये खुद ये चाहता है कैथोलिक को, तो अब ये बनेगा इसका राजा। इसकी रानी बनने की संभावना अब नहीं है, और चूंकि क्या बन चुका है? कैथोलिक, ठीक। पूरे रोमन अंपायर में कोई रानी राजा बनी नहीं, कैथोलिक में ये स्थान उसे था ही नहीं। यानी कैथोलिक ने महिलाओं को उतना सम्मान दिया ही नहीं जितना उन्हें मिलना चाहिए था, ठीक। वहाँ सब कुछ कौन था? क्या दुनिया में आज तक की पूरी हिस्ट्री में कोई महिला पोप बनी? नहीं बनी। यानी वो नहीं चाहते या नहीं मानते, उन्हें विश्वास है कि कोई महिला इतना बड़ा पद धारण कर लेंगी, उसमें योग्यता ही नहीं है। कौन कह रहा है? वाची धर्म। आज तक की पूरी हिस्ट्री है, कोई नहीं बना। अलग अलग पद उन लोगों ने दे दिए बहुत सारे। चमत्कारी महिला, चमत्कार अगर 3 से हो जाए उसके, तो भारत में कौन थी? मदर टेरेसा। ऐसे बहुत सारे लोग। और दक्षिण भारत केरल की कौन बनी? नर्स, जिसके चमत्कार प्रसिद्ध हो गए, ठीक। तो अब खतरे में कौन थी? मैरी के राजा बनने। इंग्लैंड की जनता मानती थी जेम्स के मरने के बाद इसे झेल लेंगे और मैरी क्या बनेगी? महारानी, जिससे क्या बच जाएगी? हमारी प्रोटेस्टेंट विचारधारा, हमारा विज्ञान, स्कूल, पढ़ाई लिखाई एटसेट्रा, ठीक। वहीं दूसरी ओर जो जेम्स द्वितीय की दूसरी पत्नी थी वो क्या थी? कट्टर कैथोलिक। उसका एक पुत्र हुआ। जनता में धारणा बन गई कि ये पुत्र ही बनेगा अब तो राजा। क्यों? राजा भी कैथोलिक है, पत्नी भी कैथोलिक है, पुत्र भी क्या बनेगा? ये कैथोलिक राजा। इससे लोग घबरा गए और ये क्या बनी? इमीडिएट कॉज, तात्कालिक कारण, ठीक। वहीं पे उतनी ही बात बनाओ, बस फालतू की भाषा नहीं लिखती हम। इससे इंग्लैंड की जनता में जेम्स के प्रति विद्रोह की भावना पैदा हुई।
ड्यू टू दिस द फीलिंग ऑफ रेबेलियन अगेंस्ट जेम्स सेकंड स्टार्टेड अवेकनिंग अमंग द पीपल ऑफ इंग्लैंड। इससे इंग्लैंड की जनता में जेम्स द्वितीय के प्रति विद्रोह की भावना पैदा हुई। अब गुपचुप रूप से संसद का एक प्रतिनिधि मंडल कहां चला गया? हॉलैंड। किससे मिलने? कि ये सारी हमारी मांगे हैं, आप अगर सहमत हो और नाम मात्र का राजा बनना हो, हम जनता के सारे अधिकार एस्टैब्लिश करेंगे, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी होगी, आप सहमत हो तो आप आओ राजा बन जाओ। सेना से हमारी बात हो चुकी है, संसद पूरी आपके साथ है और हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। आपके पास खुद भी यहाँ राजा हो और एक सेना का दल है, आप उसे लेके आ जाओ, भले आपके पास वो कम हो। उसके पास कितने लोग थे? 13,000। वो उन्हें लेके कहाँ आ गया? ब्रिटेन के। लिखो। इसके बाद इंग्लैंड के संसदीय प्रतिनिधियों ने प्रिंस विलियम और मैरी को इंग्लैंड आमंत्रित किया, जिससे उन्हें इंग्लैंड का उत्तराधिकारी नियुक्त कर सके। प्रिंस विलियम और मैरी को इंग्लैंड का राजा बना सके। एज ए रिजल्ट सम पीपल ऑफ इंग्लैंड इनवाइटेड प्रिंस विलियम ऑफ हॉलैंड एंड मैरी टू इंग्लैंड सो दैट दे कुड बी अपॉइंटेड एज एम्परर ऑफ द इंग्लैंड। प्रिंस विलियम ने इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। प्रिंस विलियम accepted this invitation because at that time Holland was busy in a war with France। क्योंकि इस समय हॉलैंड स्वयं भी फ्रांस के साथ युद्ध कर रहा था। हॉलैंड स्वयं भी फ्रांस के साथ युद्ध कर रहा था। फ्रांस के साथ युद्ध कर रहा था। और वह चाहता था कि इंग्लैंड की सेना का उपयोग फ्रांस के विरुद्ध किया जाए। और वह चाहता था इंग्लैंड की सैन्य शक्ति का उपयोग फ्रांस के विरुद्ध किया जाए। विलियम was well aware that could be win the war against France only when he also got the military power of England। तो उसने कहा ठीक है, हम तैयार हैं, यहाँ की कुछ शक्ति हमारे पास है, कुछ कहाँ की आ जाएगी, तुम किसे बचा देंगे? इंग्लैंड को तो राजा बने बनेंगे, साथ में कौन? हॉलैंड के अंदर भी हमारा राज होगा। प्रिंस विलियम अपने कुछ सैनिकों के साथ इंग्लैंड चला आया। ब्रैकेट में क्या लिखो? 13,000। प्रिंस विलियम वेंट टू इंग्लैंड विद सम ऑफ द सोल्जर्स। 13 से 14,000। 13 से 14,000। They were land on Brixham coast। Brixham coast। और वह ब्रिक्सहैम तट पर उतरे। इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी जेम्स द्वितीय को भी थी कि हाँ इतनी सेना के साथ वो आने वाला है। उसने अपनी सेना को तैयार किया। जेम्स सेकंड had also received information about the entire incident। Therefore, he tried to suppress Prince William with the help of his army। परंतु वह अपनी सेना के साथ इसका अंत करना चाहता था। But some of prominent officer of England army secretly met with Prince William।
परंतु इंग्लैंड की सेना के कुछ अधिकारी गुप्त रूप से प्रिंस विलियम से मिल चुके थे पहले ही कि आप आना, हम भले ही खड़े होंगे लेकिन हम लड़ाई लड़ने के नहीं। ये बात पहले हो चुकी थी, प्रिंस विलियम से मिल चुके थे। अतः अपने विपरीत परिस्थितियों को देखकर जेम्स द्वितीय 1688 में फ्रांस भाग गया। Therefore, finding the circumstances unfavorable to him, James II fled to France in December 1688. फ्रांस भाग गया। ब्रैकेट में एक बात लिखो, जहां ये दोनों सेनाएं बाद में झगड़े के लिए तैयार थी, सैलिसबरी कहते हैं उसे, सैलिसबरी के मैदान में ये युद्ध होने वाला था अगर सब लोग साथ देते। किसका? जेम्स का। जहां एक और थी 30,000 की सेना जेम्स की, जेम्स सेकंड की, और 1,000 थे मैक्सिमम 14,000 सोल्जर ऑफ प्रिंस विलियम। रानी वार में नहीं थे, कौन था? प्रिंस विलियम। और सैलिसबरी के मैदान में जब लोग ट्रांसफ्यूजन होना शुरू हुए कि हम तो लड़ते नहीं, हम तो कहाँ जा रहे, घर काम आ कोई थोड़ा बहुत, यानी यहाँ बचे बस 4,000 आदमी, 26,000 सांप। इसे लगा कि यहाँ से निकलने में फ़ायदा है, कब ये 4 भी भाग जाएं और मैं क्या रह जाऊँ अकेला। तो बस वो देश छोड़ के भाग गया। तारीख थी 11 दिसंबर 1688, कहीं नोट कर लो, 11 दिसंबर 1688 को जेम्स ने देश छोड़कर फ्रांस भागने का निर्णय लिया। 11 दिसंबर 1688 को। अब जब यह घटनाक्रम हो गया तो उसके बाद 11 जनवरी 1689 को संसद की एक बैठक हुई। इससे पहले एक सन लिख लो, पहले जरा लिखो एक बार ये। इसके बाद 22 जनवरी 1689 को संसद की बैठक हुई। 22 जनवरी 1689 को ब्रिटिश पार्लियामेंट हाउस ऑफ कॉमन्स ऑर्गेनाइज ए पार्लियामेंट्री सेशन। इसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट की एक बैठक हुई। which start the long discussion of public right and emperor powers, जिसमें जनता की शक्ति और राजा की शक्तियों पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। in which a large discussion organized over the powers of public and emperor, and finally एक ऐतिहासिक बिल पास हुआ 16 दिसंबर 1689, एंड फाइनली ए हिस्टोरिकल बिल, द बिल ऑफ राइट्स, पास्ड बाय द पार्लियामेंट ऑन 16 दिसंबर 1689, और 16 दिसंबर 1689 को ऐतिहासिक बिल ऑफ राइट पारित हुआ। अकॉर्डिंग टू द बिल ऑफ राइट, इसके अनुसार पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश इन इंग्लैंड, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश इन इंग्लैंड, इसके तहत इंग्लैंड में संसदीय सर्वोच्चता स्थापित हो गई। एंड एम्परर बिकम द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट, नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट, और शासक नाम मात्र का राजा बन के रह गया। इट आल्सो इस्टेब्लिश द पब्लिक राइट्स, इट आल्सो इस्टेब्लिश द पब्लिक राइट्स, इसने
नागरिक अधिकारों का प्रावधान किया गया, नागरिक अधिकारों का प्रावधान किया गया। यानी दीज कंडीशंस एक्सेप्टेड बाय प्रिंस विलियम एंड मैरी, ये सभी शर्तें प्रिंस विलियम और मैरी ने स्वीकार कर ली, प्रिंस विलियम और मैरी ने स्वीकार कर ली। एंड एक्सेप्ट द थ्रोन ऑफ द इंग्लैंड, और इंग्लैंड का ताज प्राप्त किया, इंग्लैंड का ताज प्राप्त किया। एंड बिकम द जॉइंट रूलर, और दोनों सह शासक बने, मतलब दोनों का एक साथ। ये नहीं कहा कि राजा प्रिंस है या राजा हैरी, कौन है? मैरी है। इस प्रकार इंग्लैंड में बिना हिंसा और रक्तपात के सत्ता परिवर्तन हो गई। आफ्टर दैट चेंज ऑफ पावर इन इंग्लैंड विदाउट एनी वॉयलेंस और आर्म कॉन्फ्लिक्ट हो गई। एंड इस्टेब्लिश ए न्यू सिस्टम, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, और एक संसदीय लोकतंत्र की नींव रखी गई। एंड इस्टेब्लिश ए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, संसदीय लोकतंत्र की नींव रखी गई। अंडर दिस सिस्टम द पावर्स ऑफ एम्पायर वर लिमिटेड, जिसमें सम्राट की शक्तियां सीमित कर दी गई। और संसद व नागरिकों की शक्ति में वृद्धि हुई, संसद व नागरिकों की शक्ति में वृद्धि हुई। एंड द पावर ऑफ पार्लियामेंट एंड पब्लिक वर इनक्रीज्ड, अब इस क्रांति के प्रभाव क्या हुए? तो कुछ प्रभाव में पॉइंट बाय पॉइंट। इंपैक्ट ऑफ दिस ग्लोरियस रेवोल्यूशन, क्या इफेक्ट या इंपैक्ट हुआ? किस पे? पहले तो इंग्लैंड पे और फिर पूरे विश्व पे। तो पहले इंग्लैंड पे इसका क्या प्रभाव पड़ा? इंग्लैंड पे इस क्रांति ने क्या प्रभाव डाला? इट बिकम द लॉन्ग रनिंग स्ट्रगल बिटवीन स्टुअर्ट किंग्स एंड पार्लियामेंट, स्टुअर्ट राजाओं और संसद के बीच दीर्घकाल से चला आ रहे संघर्ष का अंत हुआ। पानी वानी पी लियो, कुछ चक्कर आ रहे हो किसी को? ठीक क्या? संघर्ष का अंत हुआ जिसमें पार्लियामेंट की विजय हुई, जिसमें संसद की विजय हुई। ठीक, और संसद वास्तविक शासक बन गई। पार्लियामेंट बिकेम द रियल रूलर ऑफ इंग्लैंड। पार्लियामेंट वास्तविक संसद या वास्तविक शासक बन गई। ये था वो बिल ऑफ राइट। ठीक, बिल ऑफ राइट पारित हुआ। बिल ऑफ राइट प्रोवाइड द पावर्स टू द पार्लियामेंट एंड पब्लिक। जनता और संसद को बिल ऑफ राइट के माध्यम से शक्तियां मिली। शक्तियां मिली। बस और 5 मिनट बस। जनता की सत्ता को सर्वोपरि मान लिया गया। जिसे ये लोग चुनेंगे उससे क्या बनेगी? संसद। और वही कौन है? सर्वोपरि, सबसे मेन आदमी वही है। जनता की सत्ता को सर्वोपरि मान लिया गया। ये बिल ऑफ राइट्स थे। ठीक, समरी इनकी। राजा का एक सिद्धांत था, देवीय उसका अंत, कि अब जनता जिसे चुनेगी वो देश चलाएगा। आपके राज परिवार के आदेश से सारे नहीं चलने के,
ऑटोक्रेसी खत्म आपकी। यानी राजा सिद्धांत में तो सब आपके नाम पे चल रहा है, लेकिन व्यवहार में सारा किसके अंडर में है? संसद में। इस क्रांति ने राजा के देवी अधिकारों को अमान्य कर दिया, डिवाइन राइट ऑफ किंग, कि आपको सारे अधिकार मिले हुए हैं। संसद द्वारा पारित कोई भी कानून राजा निरस्त नहीं कर सकता, उसे मानना ही पड़ेगा, बात खत्म हो गई है। ठीक है? राजा कोई कर नहीं लगा सकता बिना पार्लियामेंट की अनुमति के, यानी उसके पास कुछ नहीं बचा। ठीक, वो संसद की दया पर जिंदा है, बस सरकार उसके नाम पे चल रही है। ठीक, इस क्रांति ने यह स्पष्ट कर दिया क्या? नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा, जो पब्लिक लिबर्टी है, कानून बनाना, कर लगाना, सब किसका मामला होगा? संसद का। ठीक, जो पब्लिक सिविल राइट्स हैं वो सारे लॉज कौन बनाएगी? संसद। टैक्स कौन लगाएगी? संसद, जिसे जनता ने चुना है। संसद के अधिकारों में राजा भविष्य में भी कोई हस्तक्षेप नहीं करने का। क्रांति से पूर्व सम्राट सर्वोपरि था, कौन हो गई? संसद। संसद के अधिकार सम्राट के अधिकार क्या कर दिए? नियंत्रित। एक नया युग चला, कौन? पूरे वर्ल्ड में चला। इसके बाद ये संसदीय प्रणाली जिसे आज भारत में चल रही है, पार्लियामेंट्री सिस्टम। क्रांति से पूर्व सेना और उसके अधिकार किसके पास थे? सम्राट के अधीन थे, जो समाप्त हो गए। किसके पास चले गए? पार्लियामेंट के पास। यानी सेना कहीं अटैक करेगी, कुछ करेगी, तो किसके अनुसार करेगी? पार्लियामेंट के अनुसार करेगी। सम्राट की सैन्य शक्ति समाप्त हो गई। ऐसा होते ही सेना में अपने आदमियों की नियुक्ति एक्सेट्रा क्या हो गई? खत्म। अब तो क्वालिटी एग्जाम इसके बिहाफ पे लोग आएंगे, तो सेना कैसे होगी? और क्वालिटी। बिल ऑफ राइट के माध्यम से व्यवस्था की गई कि भविष्य में कोई कैथोलिक राजा इंग्लैंड के राज सिंहासन पर नहीं बैठेगा। इसमें पहले लिखा हुआ है कि ये देश तो किसका था? प्रोटेस्टेंटों का। और भविष्य में भी जो कैथोलिक खतरा था उससे देश मुक्त हो गया। अब यहाँ स्वागत है। अब देखना, जब ये 1688 में क्रांति होगी तो अब सब रोड पे आ गया, सब टेंशन फ्री। और अब ये देश भयंकर क्या करेगा? तरक्की। एकदम से क्या होने वाला? 1750 आते आते ही शुरू होगी क्या? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब ठोक के मोहर लग गई। पूरे यूरोप में से कोई आ जाए, चिंता वाली बात नहीं है। यहाँ रिसर्च करे, इनोवेशन करे, किसी वैज्ञानिक को कोई भी आदमी जिंदा जला नहीं सकता। उसके व्यापार, कंपनी, सबको क्या मिलेगा? संरक्षण। ठीक, सेना कंट्रोल से बाहर आई तो जहां जहां इन्हें कंपनी चल रही थी, अब दमादम क्या बना? साम्राज्यवाद। ठीक, धार्मिक क्षेत्र में भी स्पष्ट कर दिया कि इंग्लैंड का जो ऑफिशियल धर्म होगा वो क्या होगा? प्रोटेस्टेंट। क्लियर, बिल्कुल। आज भी इंग्लैंड कौन है? इस धर्म को मानने वाला। ठीक, चर्च पर से सम्राट के अधिकारों का अंत हुआ। अब चर्च पे सम्राट का अधिकार नहीं है। धर्म के मामलों में भी सम्राट के बजाय कौन मान जाएगी बातचीत? संसद की। ठीक, इंग्लैंड में क्या चली? धार्मिक सहिष्णुता। क्या है ये? एक वर्ड जो भारत में बड़ा फेमस रहा, रिलीजियस टॉलरेंस। एक होती है इनटॉलरेंस। आपका धर्म कुछ आप आ रखे अफ्रीका से, ये आ रखे एशिया से, वो आ रखे यूरोप से, तो सब धर्मों को एक दूसरे को हम क्या मानेंगे? बराबर, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और तुम रहना प्रेम से। धर्मों के बीच में क्या रहे? आपसी भाईचारा, इसे कहते हैं सहिष्णुता, रिलीजियस टॉलरेंस। जब ये नहीं रहती तो हिंदू बर्दाश्त नहीं कर रहा है मुस्लिम को, ये नहीं कर रहा किसी क्रिश्चियन को, ये नहीं कर रहा किसी सिख को। क्या चल रहा है आपस में? धार्मिक मतभेद। ये खत्म हो गया। ठीक, क्या सबको बराबर अवसर है। जो ब्रिटिश सिटीजन है उसके पास सब राइट हैं, चाहे धर्म कुछ भी हो उसका। ठीक, अभी तक सम्राट क्या था? देश की गृह और विदेश नीति का संचालक। खत्म। अब कौन करेगी इसे भी? इसीलिए फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार, साम्राज्यवाद बहुत तेजी से फैला, क्योंकि अब काम देखने वाला कौन है? सम्राट नहीं, पूरी टीम बाकायदा। और उसे क्या करना देश के लिए वो सोच रही है अब। ठीक, यानी अब राष्ट्रहित क्या हो गया? जब जो विदेश नीति किसके पास आ गई? पार्लियामेंट के। तो राष्ट्रहित, जो वर्ड आज पूरे वर्ल्ड में फेमस है, नेशनल इंटरेस्ट। अब सब कुछ क्या चलेगा? इनके अनुसार, नेशनल इंटरेस्ट के अनुसार। राष्ट्र के हित क्या है? निर्णय उस पर लो।
इंग्लैंड की विदेश नीति जो अब तक असफल थी वो क्या होने लगी, सफल। ठीक, राष्ट्रहित बढ़ा और उपनिवेश सफल रहे, जो सेकंड वर्ल्ड वार में फायदेमंद साबित हुआ बाद में, फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वार में। क्रांति का प्रभाव अन्य देशों पे क्या हुआ, पूरे वर्ल्ड पे। पूरे यूरोप में भी जनता ने राजाओं के विरुद्ध संघर्ष किए। एग्जाम्पल थे दो सबसे बड़े, तीसरा नहीं, एक फ्रेंच रेवोल्यूशन और एक रशियन रेवोल्यूशन और एक यूएस रेवोल्यूशन। तीन क्रांति का आधार कौन बनी है, सीधी है। 100 साल बाद क्रांति फ्रांस में हुई। ठीक, उतनी क्रांति कहाँ हुई, रूस में हुई 1917 में, और यहाँ कहाँ हुई 1776 में। यानी चाहे क्रांति यूएसए की हो चाहे फ्रांस की हो, उनका आधार कहाँ से आया है, इंग्लैंड से। राजाओं की निरंकुशता में खत्म करनी है। पूरे यूरोप में लोकतांत्रिक व्यवस्था का विकास हुआ, डेमोक्रेटिक सिस्टम। मोनार्क सिस्टम से कहाँ गए लोग, डेमोक्रेसी के ऊपर, भले मोनार्क भी हो। राजशाही पर संसदीय नियंत्रण, और विश्व में एक नई चीज चली, जो कमी संसदीय नियंत्रण में है, ठीक, वो किसने खत्म कर दी, जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, जैसे अमेरिका में है। वहाँ भी सिस्टम डेमोक्रेसी का है, लेकिन सिस्टम दूसरा है। वहाँ कौन है, एक ही आदमी को वोट देंगे वही बनेगा। चर्च का हस्तक्षेप खत्म हुआ। इंग्लैंड की दक्षिण क्रांति क्या बनी, उपनिवेशों के लिए एक वरदान। इंग्लैंड ने चारों तरफ एशिया में, अफ्रीका में क्या बना दिए, उपनिवेश। लेकिन जहाँ भी ऐसी मांगे उठी, उनके लिए भी क्या था कि ब्रिटेन वाले अपने आदमियों को तो क्या दे रहे हैं, बिल ऑफ राइट्स, और हमारे ऊपर कर रहे हैं क्या, अत्याचार। इसने उन उपनिवेशों में क्या चला दी, क्रांति की लहर। ठीक, कंपनी सन 1600 से थी और 1857 से पहले कोई बड़ी क्रांति नहीं हुई। सन 1700 के बाद ये क्रांति शुरू हुई, जब यहाँ चल रही थी। ठीक, भारत में भी अमेरिकन उपनिवेश ने इंग्लैंड के विरुद्ध संघर्ष किया। बिल ऑफ राइट क्या बना उनका भी एक मेन हथियार। अमेरिका आज़ाद हुआ, नया संविधान बना, पूरे वर्ल्ड का पहला संविधान। ठीक, इसमें कुछ दोष थे जिसे अमेरिका ने दूर कर दिए, और क्या लेके आए वो, एक नया सिस्टम। ठीक, क्या, प्रेसिडेंशियल सिस्टम। दुनिया में दो मॉडल आए, एक अध्यक्षात्मक, एक संसदीय। और सेकंड वर्ल्ड वार के बाद दुनिया में आज ये दो सिस्टम है पूरे वर्ल्ड में, चाहे तो ये चाहे तो ये। ठीक, फ्रांस से क्रांति उसके लिए आधार बना, और जनता मुक्त हो गई चर्च के आतंक से। सबको लाभ हुआ, बुद्धिजीवियों को, श्रमिकों को, लेबर्स को, मध्य वर्ग का उदय हुआ, शहरों का उदय हुआ, इंडस्ट्रीज फैली। ठीक, क्या, ओम नमः शिवाय। खेल खत्म। रेटिंग मार लेना है, भेज देंगे आपके पास। आसान है, कोई बड़ी बात नहीं।